नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हमने एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करी थी इग्नो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। और दोस्तों ये वीडियो देखो, आज नहीं कल या कभी भी आपको ये क्या करेगी, हेल्पफुल रहेगी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर का जो इग्नो का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर था, उसी बेस पे हमने क्या बनाए हैं, एमसीक्यू बनाए हैं। तो हिस्ट्री से हमने बनाए हैं, पॉलिटी से एक पार्ट 1 भी बना चुके हैं, तो उसको भी देख लेना दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर करो। तो आज का हम टाइम वेस्ट ना करके आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि द राइट टू एजुकेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो राइट टू एजुकेशन किस कैटेगरी में पड़ता है? ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, बी फंडामेंटल राइट्स, सी फंडामेंटल ड्यूटीज, डी लीगल राइट्स। तो वही रहेगा कि वीडियो पॉज करके आंसर देने की ट्राई करें एक बार। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन कब ऐड हुआ था? तो राइट टू एजुकेशन पहले तो हमारा आर्टिकल जो 21 है उसका 21A यानी रिपील्ड हुआ है। तो 21A में ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है इसमें, ठीक है। तो 21A आर्टिकल 21A है, जो कि कब 2010 में। तो राइट टू एजुकेशन और 21A आर्टिकल कब हमारा 2010 में ऐड किया गया, 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए हर किसी चिल्ड्रन को जिसकी एज क्या हो, 6 से 14 तक हो, ठीक है। तो ये था राइट टू एजुकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक हैं दोस्तों, ये वाला चैप्टर आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बस थोड़ा बहुत आप मेन चीज़ ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसे कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट 3 में, ये चीज़ याद रखना, पार्ट 3 में है। और राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी आ गई तुम्हारी। इसके बाद राइट टू फ्रीडम आता है, तो 19 से आपका 22 तक राइट टू फ्रीडम आ जाएगा। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो जो आर्टिकल 23 और 24 है, 23 एंड 24 राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है, ठीक। इसके बाद तुम्हारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी किसी भी रिलीजन को आप प्रोपोगेट कर सकते हो, तो वो आर्टिकल 25 से 28 तक आ जाता है, ठीक। फिर इसके बाद 29 से 30 तक, 29 से 30 तक आपका क्या आएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक। इसके बाद आपका 32 टू 35 आ जाएगा आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है दोस्तों। और जो राइट टू ये आर्टिकल 31 था वो तुम्हारा राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको रिपील्ड किया गया और वो क्या गया, अब लीगल राइट में आ चुका है। लीगल राइट बोले तो आपका कानूनी अधिकार होता है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आपका एक कानूनी अधिकार है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो ये आपको पता चला। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आगे के आगे फंडामेंटल राइट आगे। इसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में है, 51A में है। तो हमारे कुछ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी कि हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है। जैसे कि हमारे नेशनल एंथम का हमने क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है, या जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आ जाए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ठीक है ना, जो बीच में बचे पार्ट 4 में। और 4A में आ गए तुम्हारा क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है कि आपको गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है ये कि स्टेट के वेलफेयर में ऐसा कुछ काम करे, या पॉलिसी ऐसी लाए जो कि क्या करे कि वेलफेयर में हो स्टेट के, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन ए है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बी है द पार्लियामेंट, सी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डी है द राज्यसभा। यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसका कौन देखेगा, तो उसका जो राइट आंसर है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या कराता है, इनके इलेक्शन करवाता है। वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट के जो लोकसभा के हो गए, राज्यसभा के हो गए, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के हो गए। और जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे उसको कराता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, ठीक। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा प्रेसिडेंट से मिलकर बनी हुई बॉडी है, और राज्यसभा के बारे में आपको हम बताएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल क्या है, 54 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन, और 52 में क्या लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक। इलेक्शन जो होते हैं इनके इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं,
डायरेक्ट का मतलब कि हम खुद पार्टिसिपेट करें, यानी कि जो आम जनता है वो पार्टिसिपेट वोट दे प्रेसिडेंट को, पर वो नहीं होता है। हम किसको चुनते हैं, एमएलए एमपीज़ को चुनते हैं और वो जाकर आगे क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, तो उसकी एज एक तो 35 ईयर्स होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और एक मेन चीज़ है दोस्तों जो याद करने वाली है कि वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा नहीं लोकसभा, ये याद रखना, एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक। ये आता है तुम्हारा पार्ट 5 में। पार्ट 5 यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव आती है इसमें पूरी, आर्टिकल 52 से 78 तक, तो उसमें प्रेसिडेंट आता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओनली, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसका इम्पीचमेंट करते हैं, तो कौन किस सभा में, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा या तुम्हारे किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में या सुप्रीम कोर्ट में, तो कौन उसको इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो लोकसभा, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या ओनली राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। जो इम्पीचमेंट होता है वो एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में यानी प्रोसेस हो जाएगी शुरू। अगर हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसको हटाया कैसे जा सकता है, या तो वो पहले रेजिग्नेशन दे सकता है। अब रेजिग्नेशन देगा तो वो सिर्फ किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा, किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। और इम्पीचमेंट किसके थ्रू करवाया जाता है, जब वो क्या करता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन कहीं भी नहीं लिखी है दोस्तों, ये याद रखना, ठीक। तीसरी चीज़ कि वो 1/4 यानी अगर जिस सभा में, यानी अगर वो चाहे राज्यसभा से स्टार्ट करें चाहे लोकसभा से स्टार्ट करें इम्पीचमेंट की प्रोसेस, तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से 1/4 मेंबर, जितने मेंबर होते हैं 1/4 उसके मेंबर क्या होने चाहिए, उसको चार्ज को पहले क्या करने, साइन करने चाहिए कि हाँ हम इम्पीचमेंट कर रहे हैं, इम्पीचमेंट ला रहे हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। और 14 डेज़ का हम क्या करेंगे, प्री नोटिस देंगे, किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक। अगर दोनों हाउस में चला जाए तो उसको क्या होना, अब ये तो चार्ज हो गया, इम्पीचमेंट हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दी। अब उस हाउस से जो वो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस पास होगी, यानी कि अगर माना राज्यसभा में पास करनी है, तो राज्यसभा के यानी 2/3 मेजोरिटी में, 2/3 मेजोरिटी के थ्रू वो पास होना चाहिए, तब जाके वो लोकसभा में जाएगा, या लोकसभा के 2/3 से पास होना चाहिए, तब जाके वो क्या जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। तो ये होता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो जो इसका राइट आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ नेशंस है, या हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक। दूसरा हो गया द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। और अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली की बात करते हैं तो वो अलग है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है, एक यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक एजेंट होता है, ठीक है, किसी भी स्टेट में, ठीक। तो ये था। और प्रेसिडेंट क्या होता है, नॉमिनल हेड भी बोलते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को हम रियल हेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल मतलब कि इसके नाम पर क्या किए जाते हैं, काम स्टार्ट किए जाते हैं, और करता कौन है रियल में, प्राइम मिनिस्टर, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक। तो ये चीज़ था हमारा। और अगर हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 64 में, जो आर्टिकल 64 है वो क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ राज्यसभा होगा, ठीक है, या काउंसिल्स ऑफ स्टेट भी बोलते हैं उसको, तो वो 64 में है आर्टिकल। आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बताता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC इन एडमिशंस टू प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड। तो किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग SC जो ST और OBC हैं उनके एडमिशन प्राइवेट उसमें होने चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो सकते हैं। तो वो आर्टिकल जो अमेंडमेंट है 92 इन 2003, या 93 या 94 या 95। तो जो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों वो है 93, ठीक। ये 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। अब हम 92 की बात करते हैं। तो 92 में क्या था कि इन्होंने 8th शेड्यूल को अमेंड किया था, 8th शेड्यूल को, जिसमें कि उन्होंने 4 और लैंग्वेज को ऐड किया था। वो क्या था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो ये 4 लैंग्वेज 2003 में ऐड करी गई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद क्या हुई थी 22 लैंग्वेज हो गई थी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक। इसके बाद जो 94th
2006 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसने क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर के लिए इसमें बताया गया, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, क्योंकि ये नए नए स्टेट बने थे। जो एमपी का मोस्ट ऑफ ट्राइबल एरिया था वो किस में चला गया था, झारखंड में इन्वॉल्व कर दिया था जब छत्तीसगढ़ बना था या झारखंड बना था, ठीक है। अब 95th की बात करते हैं। 95th क्या है कि ये क्या करता है कि एक्सटेंड करता है किसी पीरियड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, किसके, SC ST के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या एंग्लो इंडियंस हैं, तो ये 2020 तक उन्होंने कर दिया था कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है ना, किसका, SC ST और एंग्लो इंडियन की सीट्स को 2020 तक कि हम इनको नॉमिनेट करेंगे, ठीक। बट एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेंगे और इनको इलेक्ट करेंगे, SC और ST को रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। कब तक, 2020 तक। अब फिर 2020 में इसको अमेंड किया गया होगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें है कि पंचायती राज सिस्टम। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, पंचायती राज सिस्टम, जो कि कब आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ठीक है, 1992 में, ठीक है। तो ये कहता है कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन अक्टूबर 1959 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया था 1992 में, ठीक है। तो ये कहता है कि जो पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कौन से स्टेट में आया, तो ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है तमिलनाडु, सी है केरला और डी है कर्नाटका। तो जो राइट आंसर है इसका वो है राजस्थान, ठीक है। तो जो आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं पंचायती राज से, तो 243 से लेकर 243 ओ तक क्या है, इसके आर्टिकल हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। और पंचायती राज क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए, वो किस कमेटी के थ्रू कहा गया था, ये आप आंसर दे सकते हो क्योंकि मैंने ये पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन बनता है कि एट द टाइम ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल्स, ठीक है। तो प्रीएम्बल की मैं आपको लास्ट में एक फोटो दे दूंगा इसी में वीडियो में, ठीक है। तो प्रीएम्बल में क्या कहते हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व्स, तो ये कब बहुत बड़ी डेफिनेशन है। तो प्रीएम्बल का मतलब है कि एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एक में सार दे रखा कि क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशल है, जस्टिस है, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, तो ये चीज़ है। तो वो कहता है कि जो इनमें से ये जो 4 वर्ड हैं, यानी कि ऑप्शन ए है लिबर्टी, बी है सोशलिज्म, सी है इक्वालिटी और डी है जस्टिस, तो इनमें से कौन सा पहले ही क्या नहीं था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सोशलिज्म, क्योंकि सोशलिज्म हो गया, इसके बाद तुम्हारा सेकुलर हो गया और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड 42nd यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 के अकॉर्डिंग ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रीएम्बल में ऐड किए गए। कौन से, सोशलिज्म, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक। अगर हम बात करते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, तो ये किसके अकॉर्डिंग, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिए थे ये वर्ड, 3 वर्ड, कौन से, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तो जो 3 वर्ड जुड़े थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो कौन से थे, सोशलिज्म, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, तो ये मैंने आपको आंसर बता चुका हूँ। अगर हम बात करते तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो होगा आपका DPSP, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, अभी बताया 12 से 35 तक है, सबको मैंने बताया कि कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक फिर राइट टू इक्वालिटी है, ऐसे ही, ठीक। शेड्यूल 4 की बात करते हैं, तो शेड्यूल 4 में क्या है कि अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए वो उसके बारे में बताता है, लोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा के बारे में बताता है शेड्यूल 4, ठीक है। प्रीएम्बल क्या बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक भूमिका बनाता है वो, ठीक है। और DPSP में अभी बताया आपको कि वेलफेयर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि जो मैंने शेड्यूल बताया आपको, शेड्यूल हमारे पास कितने हैं, 12। तो इनको अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं याद करने की, तो आपने क्या करना है कि टीयर्स यानी TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। यानी टेरिटरी के बारे में आर्टिकल शेड्यूल 1 से लेकर 12 तक हैं ये कंटिन्यूस, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सेटिंग ऑर्डर में। एक ये टेरिटरी के बारे में इमोलमेंट्स, अफर्मेशंस, अलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, ये शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ये अदर क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं उसके बारे में, जैसे कि हमारा शेड्यूल 6 किस स्टेट के लिए बात करता है, तो वो है AM TM यानी आसाम, त्रिपुरा और मेघालय, AM यानी मेघालय,
असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये TM के बारे में बात करता है। फेडरल लिस्ट 7th है। ओल्ड यानी अदर लैंग्वेजेज हो गया। 9th हो गया तुम्हारा लैंड रिफॉर्म, एंटी डिफेक्शन 10th हो गया, और PM हो गया तुम्हारा P पंचायती राज 11वां, और M म्यूनसिपैलिटीज़ 12वां। ठीक है, तो ये था हमारा शेड्यूल ऑफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ द यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। तो इसका आप आंसर देना खुद ही। ऑप्शन ए है फाइनेंस, बी है रेवेन्यू, सी है एक्सपेंडिचर, डी है इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इसका मैंने बता रखा, तो इसका आप आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि द 3 लिस्ट यूनियन लिस्ट, यह भी मैंने आपको बताया कि 3 लिस्ट हैं, यानी फेडरल लिस्ट वगैरह। 3 लिस्ट कौन कौन सी है? स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और फेडरल लिस्ट है। 3 लिस्ट हैं, ये तुम्हारी सेंट्रल लेवल पे होगी, ये स्टेट लेवल पे होगी। इसमें जो भी दोनों यानी सेंटर और स्टेट लॉ बना सकते हैं उसमें ये आ जाता है, उसमें कंकरेंट लिस्ट आ जाती है। ठीक, तो वो किस शेड्यूल में है? 1st, 5th, बी है 6th, सी है तुम्हारा 7th और डी है 8th। तो जो इसका राइट आंसर है वो 7th शेड्यूल में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट? जो इसका ऑप्शन ए है 3 मंथ, बी है 6 मंथ, सी है 9 मंथ, डी है तुम्हारा 12 मंथ। तो एक बार आपको बता दूं कि सेशन क्या होता है, कि कितने सेशन बैठते हैं पार्लियामेंट में? 3 सेशन। ठीक है, एक बैठता है बजट सेशन, दूसरा मानसून सेशन, तीसरा विंटर सेशन। बजट सेशन की बात करते हैं तो फेब से लेकर मई तक चलता है, सबसे बड़ा सेशन भी होता है ये। ठीक, ये मानसून सेशन तुम्हारा जुलाई से सितंबर, और लास्ट वाला तुम्हारा नवंबर से दिसंबर तक विंटर सेशन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कितने टाइम पीरियड का गैप होना चाहिए जो परमिसिबल है। तो वो है दोस्तों 6 मंथ का। तो जो राइट आंसर है आपका 6 मंथ, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको क्या होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट में सेशन होने चाहिए वो साल में 2 सेशन तो बैठने ही चाहिए इंडिया में। ठीक है, पार्लियामेंट में। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th 10th। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं? 552, 545, 530 या 500? तो जो इसका राइट आंसर है वो 552। ठीक है, तो जो अभी इलेक्शन होते हैं वो 545 होते हैं, पर जो रियल में लिखा गया है लोकसभा कि कितनी सीटें होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पार्लियामेंट में, तो वो लोकसभा के लिए वो है 552, और जो राज्यसभा के लिए वो 252। ठीक, तो 250। अगला क्वेश्चन है, इफ़ इन एन इलेक्शन टू ए स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली द कैंडिडेट हु इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लॉसेज हिज डिपॉजिट देन इट मीन्स दैट। तो पोलिंग वॉज वेरी, ऑप्शन ए है पोलिंग वॉज वेरी पुअर, बी है द कैंडिडेट वॉज फॉर ए मल्टीपल मेंबर कंस्टिट्यूंसी, सी है द इलेक्टेड कैंडिडेट्स विक्ट्री ओवर हिज नियरेस्ट राइवल वॉज वेरी मार्जिनल, और डी है ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कंटेस्टेड इन द इलेक्शन। तो जो इसका मतलब जो वो पैसे भरते हैं कि इसके, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर या MLA होता है वो 10,000 तुम्हारा क्या करता है, पे करता है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अपना नॉमिनेशन फाइल करता है। ठीक, तो जो इसका राइट, तो वो उसकी डिपॉजिट मतलब ख़त्म हो जाती है, वो रिफंडेबल नहीं होती। तो किस बेस पे होती है? जब वो क्या होगा कि वहाँ पर क्या होंगे कि मतलब जीत भी चुका है और तब भी उसको डिपॉजिट नहीं मिल रहा, तो वो इसका मतलब है कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या है वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कि अगर जो बंदा 1/6 ऑफ द जो टोटल वोट होंगी, जो वैलिड वोट होंगी, उस इतने वोट अगर नहीं मिलते हैं, उसके 1/6 वोट नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब उसकी डिपॉजिट क्या हो जाएगी, जो उसने फंड दिया है यानी जो उसने डिपॉजिट दिया है उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगी। ठीक है, लॉसेस इज डिपॉजिट। ठीक, तो मतलब जैसे कि 20 वोट हैं, 20 वोट हैं किसी वहाँ पर वैलिड, 36 वोट हैं वैलिड। ठीक है, अगर उसको 6 वोट तक नहीं मिलती हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसकी डिपॉजिट लॉस हो जाएगी। मतलब कि वहाँ पर क्या होंगे, अगर 7 बंदे उठे हैं, 10 बंदे उठे हैं वहाँ पर इलेक्शन के लिए, ठीक है, कंटेस्ट कर रहे हैं 10 बंदे, तो 2-2, 3-3 सबको मिल गई। ठीक, और जो लास्ट वाला था 10-33 हो गई, और 6 को मिल गई, मतलब ऐसे कुछ मिला, किसी को मिली नहीं। तो 10 बंदे थे, ठीक, 9 को मिली 3-3, तो 9 × 27 हो गए। 10 बंदे, 11 बंदे थे, 10 को मिली 3-3। ठीक है, तो 10 को मिली 3-3, 1 को मिल गई 4, यानी 9 को मिली 3-3, 9 × 27 और 4 31। ठीक, तो 4 1 को मिल गई, तो हो गए टोटल 31, और जो जीत गया उसको मिली 5, तो उसको 1/6 तो मिली नहीं उसकी, तो इसका मतलब उसके डिपॉजिट क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके लिए कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है और कब ये बना था, ये आपको मैंने बता चुका हूँ। ठीक, तो इसका आप राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्या था।
अब दोस्तों मैं सोच रहा था इसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें सेक्शन ए के बारे में हम बताएंगे आपको कि कैसे प्रिपेयर करना है 3 दिन में, कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। तो कल तक मैं प्रिपेयर कर लूँगा मॉर्निंग तक। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर बनानी है कि नहीं बनानी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।